दुनिया में दो प्रकार के अभागे लोग रहते हैं। एक वो जिनको देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ही प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरा सानिध्य प्राप्त होने के बावजूद वो यहां पर नहीं आए। दोनों अभागों में से बड़ा अभागा कौन है? एक बहुत सारे लोग हैं संसार में जो न इस दृश्य को देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं। वो इस कुल में भी उन्होंने जन्म नहीं लिया। एक अभागापन वैसा है और एक अभागापन कैसा है? कुल में आने के बाद भी देवशास्त्र गुरु के कुल मिल गया, उसके बाद भी मंदिर, भगवान, गुरु, शास्त्र को न छूना न देखना, दूर रहना। बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है। जूली और मीना जब कभी भी कोई संवाद जनमानस के बीच में रखना हो तो कुछ पात्रों को बीच में लाना पड़ता है। पात्र का मतलब किसी का नाम जूली हो तो वो अपने ऊपर न ले ले, किसी का नाम मीना हो तो वो भी अपने ऊपर न ले ले। कथानक वस्तु विषय को जनमानस तक सहजता में पहुंच जाए, इसलिए बनाए भी जाते हैं और तरीके से रखे भी जाते हैं। कथानक का व्यक्ति के जीवन से तो मतलब नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत जीवन से बहुत मतलब होता है। उस पात्र में आप भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है वो घटना आपके घर के अंदर भी घट रही हो, लेकिन जो मेरी कहानी, जो मेरे पात्र हैं, वो मेरे दिमाग के बनाए हुए हैं। जूली और मीना दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 3 साल तो निकल गए खुशी खुशी। चौथे साल में जूली और मीना के लिए माता पिता ने सोच लिया कि कहीं ना कहीं तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। तो अपने गांव का, अपने नगर का सबसे बेहतरीन स्कूल ढूंढा। लोअर केजी के पहले 1-2 क्लासेस और रहती हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी, फिर अपर नर्सरी, फिर लोअर केजी, फिर केजी 1, उसके बाद केजी 2। ये लफड़े हमारी टाइम पे तो नहीं थे। हम तो 3.5 साल के हुए और पहली क्लास में एडमिशन हो गया। घर के अंदर 2-4 बुआ थी, किसी ने काखा काका सिखा दिया, किसी ने 1 2 3 4, किसी ने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और जब पहली बार स्कूल में जाकर के एडमिशन के लिए खड़ा किया तो सामने वाले टीचर ने कुछ क्वेश्चन किए, अपन ने बता दिए। टीचर कहता है लोअर अपर में डालने की जरूरत नहीं है, क्लास 1 में डालो। तो 15 साल में अपनी तो 12वीं होकर के निकल गई। आजकल बच्चे 16, 17, 18 साल में 12वीं निकालते हैं। तो जूली और मीना जैसे ही 3-3.5 साल की हुई, माता पिता ने बड़े ख्वाब के साथ, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारी होती हैं बेटियां, लड़के तो एक बार फिर भी छोड़ दिए जाएं, बेटी बाप के दिल से नहीं छूटती। अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन जो है वो फैमिली मेंबर्स में भी होता है। लड़के हमेशा मां से जुड़े होते हैं, बेटियां हमेशा पिता से। जब कभी भी पिता से कोई काम कराना रहता है तो लड़के वाया काम करते हैं। कभी पैसा चाहिए तो पापा से नहीं मांगते, मम्मी से मांगते हैं। 500 दे दो, काय के लाने चाहिए, दे दो, बात ना करो। अब मम्मी धीरे से पापा की पैंट में जेब में हाथ डाले, जेलो ज्यादा नहीं है पापा के पास। पापा से पूछती नहीं मम्मी पैंट में हाथ डालने से पहले, बस दे देती है। और पापा भी समझते हैं कि लड़के का संवाद बचपन से लेकर के आज तक हमसे नहीं हुआ, आगे भी हमसे नहीं होगा, उसका उसकी मां से ही होगा। कई चीजें वाया से आती हैं। ऐसे ही बेटियां पिता के वाया मां तक पहुंचती हैं। वाया मतलब समझते हैं?
बीच में एक मीडिएटर रहता है, एक एजेंट होता है, एक सूत्रधार होता है, जो दो के बीच में संवाद बनाने के लिए घर में बीच में उपलब्ध रहता है। प्रत्येक परिवार की ऐसी ही व्यवस्था है। तो जूली और मीना जब बड़ी हुई, 3 साल की हो गई, पिता के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ, अपनी बेटियों को, जिसको हम जान से ज्यादा चाहते हैं, छोटी उम्र में जब छोटा सा बच्चा घर के अंदर हो 1-1.5 साल का, और पिता की थोड़ी सी दाढ़ी निकली हो, और उसमें जब छोटे से बच्चे का धीरे से हाथ पड़ता है, पापा सुनो ना, उस वक्त पिता को लगता है कि जिंदगी का सबसे अच्छा रस तो बस इस बच्चे में है। छोटे से गुलाबी से हाथ से इतने बड़े गाल को जब वो धीरे से हिलाती है, पापा, तो बच्चे को देख करके पापा झूम जाते हैं। तो उनके पिता को ये बात हमेशा से दिखती रही कि कभी एक गाल में जूली, एक गाल में मीना, दोनों मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपने भी अपने बच्चों को प्यार किया होगा, ऐसे तो आप बड़े नहीं हुए। संवेदनाओं तक जाइएगा, शब्दों का सहारा लेकर के, संवाद का आनंद सबको आएगा। जैसे ही मीना और जूली के बड़े होने की बात हुई, तो पिता ने सोच लिया कि सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, और सबसे अच्छे स्कूल में जूली और मीना का एडमिशन उन्होंने करा दिया। बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। घर के अंदर के ड्रेसिंग सेंस में और स्कूल के ड्रेस कोड में अंतर होता है। स्कूल का ड्रेस कोड बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था। बच्चे को छोटी सी फ्रॉक पहना दो, एक सफेद शर्ट पहना दो, उसके ऊपर नीली स्कर्ट पहना दी जाती थी, और बच्चे को स्कूल भेज देते थे। जब पहली बार बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पूरा तैयार करने के बाद माँ बच्चे की आरती उतारती है, मेरे बच्चे को स्कूल में किसी की नजर न लगे, मेरे बच्चे को विद्या बहुत अच्छी आए, और बहुत प्यार से माथे पर एक चुम्बन देकर के माता पिता उसको पहली बार स्कूल भेजते हैं। मेरा बेटा, राजा बेटा, जाओ स्कूल जाओ, पढ़ के आना। क्या तमन्नाएं रहती हैं माता पिता की। दोनों के दोनों का एडमिशन करा दिया। शुरुआत में सब बहुत अच्छा चलता रहा। धीरे 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 करके जूली और मीना 4th क्लास में पहुंच गई। 4th क्लास में जैसे पहुंची, माता पिता को हर महीने हर साल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन माता पिता की आंख में दिखाई नहीं देता। 4th क्लास को पार करके और आगे आते आते जब बेटियां 8वीं क्लास में पहुंच गईं, उस वक्त की बात है जब हम पढ़ते थे। स्कूल बहुत अच्छा था, लेकिन धर्मानुकूल नहीं था। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, प्रायः करके आपका अट्रैक्शन आज भी उन्हीं स्कूलों पे है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात परमानेंटली फीड है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन, सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी, सबसे बेस्ट आपके बच्चे की प्रोग्रेस अगर कहीं भी होगी तो एक मॉडर्नाइज कॉन्वेंट स्कूल में होगी। कॉन्वेंट स्कूल में जूली और मीना का एडमिशन 8वीं क्लास में था। पूरा का पूरा कल्चर वेस्टर्न पैटर्न पर इंडिपेंडेंट रहता है। बंधु, बायलॉज विदेश से बन के आते हैं, इंप्लीमेंट भारत के अंदर होते हैं। शुरुआती माहौल बहुत अच्छा लगता है। विदेशों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, और बिल्कुल दिमाग से फ्रीडम कल्चर होने के कारण हाफ स्कर्ट का वहां पर प्रचलन चलता है। कहां पर चलता है? स्कूलों में। अपने यहां भी, भारत में भी आ गया है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं वो बात बस दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे बच्चों की गलतियां कहां होती चली गई। तेज गर्मी के कारण घुटने से 7 अंगुल ऊपर, कभी नाप के देखिएगा, स्कूल के स्कर्ट का स्टैंडर्ड भारत के अंदर लागू किया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड को देख करके। 8वीं क्लास की जो बच्ची होती है
उसके साथ इस तरीके के स्कल्ट के साथ को एजुकेशन का जो व्यवहार था, वो को एजुकेशन का व्यवहार घर में माता पिता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन के चक्कर में वहां पर सिखा दिया गया। जूली और मीना दोनों की एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ती रही और बढ़ते 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 स्कल्ट धीरे धीरे छोटी होती रही। छोटी होते होते जब घुटने से 8 अंगुल 7 अंगुल ऊपर स्कल्ट पहुंच गया, पिता को एक दिन बहुत अखरा। बैठ करके चाय पी रहे थे और 2 दिन में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं 2 दिन ड्रेस चेंज हो जाती है, शनिवार को और सोमवार को या वेडनेसडे को स्कल्ट पहन करके जाना टू बी मस्ट कंपलसरी, जाना ही पड़ेगा। और मीना और जूली दोनों जाती रहीं। पिता देखते रहे, पिता को लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका ऐसा वेश ठीक नहीं है, लेकिन अच्छी स्कूल के चक्कर में जूली और मीना को उसके पिता रोक नहीं पाए। विदेशों में तेज गर्मियों के कारण स्कर्ट का साइज छोटा कर दिया जाता है कि गर्मी से राहत मिले, लेकिन भारत में जातीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं, ऐसी मर्यादाएं हैं, ऐसी संस्कृति है, वहां पर इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में बेटी का पढ़ना टू बी मस्ट कंपलसरी है। इसलिए न चाहते हुए भी हमने उस स्टैंडर्ड को अपना लिया। आज कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के देखेंगे तो इसी तरीके की स्कर्ट के साथ जवान बेटियां जाती हैं विदाउट लेगी। लेगी नहीं पहन सकते, दिक्कत है, नॉट अलाउ। क्या दिखाना और क्या कराना चाहते हैं कॉन्वेंट स्कूल वाले, एक बार माता पिता को सोचना चाहिए। मैं किसी भी बेटी के पहनावे के लिए मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई आंखें हैं। गुरुदेव हमेशा कहते थे बहुत कुछ ऐसा दिखे जो नहीं देखने लायक है तो आंख बंद कर लेना, लेकिन जमाना खराब है, टोकने पर टोका टाकी दोनों तरफ से होती है। हम कुछ बोलते हैं तो शावक भी कमेंट करने में छोड़ता नहीं है, इसलिए मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं कि भारतीय जैन दर्शन में जिन शुद्धियों की बात करी गई उसमें सबसे पहले थी ज्ञान की शुद्धि। ज्ञान की शुद्धि क्या थी कि जैसे गुरुकुलों में जब शिक्षण पद्धतियां होती थी, यही बेटियां आरिकाओं के साथ रह करके धीरे धीरे बड़ी होती थी। आपके घर के बच्चे मुनियों के साथ बाल्यावस्था में छोड़ दिए जाते थे, महाराज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ा देते थे, क्योंकि आगम में सब लिखा हुआ है। पहली बार में प्रॉपर माइंड सेट होता था, फिजिक्स कैसा होता है, खगोल में क्या है, कॉस्मोलॉजी कैसी होती है, जियोलॉजी में क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी महाराज खुद बच्चों को धीरे धीरे बात करते करते सिखाते थे। बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाता था। लेकिन वो पद्धतियां गुरुकुल की बदलती चली गई, व्यवस्था बदलती गई, व्यवस्थाएं बदलती गई। आज एकमात्र सहारा है पूरी दुनिया में लोगों को कॉन्वेंट स्कूल की ओर। आप किसी भी रिलीजियस एजुकेशन सेंटर में जब जाते हैं, एक बार उनके धार्मिक सिद्धांतों पर जरूर गौर करिएगा। प्रार्थनाएं कैसी कराते हैं, व्यवस्थाएं कैसी रखते हैं। फिर ज्ञान की शुद्धि तो अपने आप में बड़ी गजब की चीज थी। एक जवान आदमी के पास बेहतरीन ताकत के साथ प्रेम होना जरूरी है। प्रेम का मतलब सही लक्ष्य को प्रेम कहा है। धीरे धीरे बदलाव होता है। हमारे जैन दर्शन में जहां 8 प्रकार की शुद्धियां, 8 प्रकार की शक्तियां, इनका विवेचन निरंतर बना रहा। गुरुओं ने उस पर उपदेश लगातार दिए, ज्ञान की शुद्धि करो। अशुद्ध ज्ञान के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। जैसे कोई पौधा हो, उसको नाली के पानी से सींचा हो, किसी पौधे को कुएं के पानी से सींचा हो, किसी पौधे को समुद्र के पानी से सींचा हो और किसी के पौधे को बारिश के पानी से सींचा हो, तो पौधे के अंदर उत्पन्न होने वाली
शक्तियां बदलती चली जाती हैं। ये बदलती हुई शक्तियां उस मिट्टी और उस पानी के सिंचन का परिणाम है। नाली के पानी से सींची हुई फसलें और बारिश के पानी से सींची हुई फसलों के स्वाद में अंतर होता है। ये अंतर आप जब बाजारों में खरीदने जाते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि वहां सब्जी अपने मुख से बोल नहीं सकती कि मुझे नाली से सींचा गया है। लेकिन ज्ञान की शुद्धि आवश्यक थी हमारे यहां। ज्ञान की शुद्धि के मामले में वो केंद्र हमारे बेटियों को संस्कार देने में असफल सिद्ध हुए। लेकिन मॉडर्नाइज युगानुकूल जो शिक्षा और बहाव है वो सबसे बेहतरीन कहीं मिलता है तो कॉन्वेंट स्कूल में मिलता है। ऐसी जैन समाज के लोगों की जब धारणा बनी और गुरुदेव ने उस पूरे के पूरे दृश्य का सिर्फ अवलोकन ही नहीं किया, गुरुदेव ने चिंतन भी किया। और मात्र चिंतन ही नहीं, समाज का 100-100 करोड़ रुपए एक एक स्थान पर लगा करके बेटियों के ज्ञान की शुद्धि, उनकी स्वच्छता और शक्ति बनी रहे, इसलिए प्रतिभा स्थली जैसी 5 बड़ी संस्थाएं खोली। कॉन्वेंट स्कूल की बेटी घुटने से 8 अंगुल ऊपर का स्कर्ट पहन करके को एजुकेशन के साथ 8वीं क्लास में जब बच्चों के बीच में बैठती है, खेलती है। आप तो अपने घर में बैठे रहते हैं, आपको क्या पता कि वहां क्या होता है, लेकिन वहां बेटियों से पूछो क्या होता है। जब को एजुकेशन में एक साथ सब रहता है, ये ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन लगते हैं ना बंधुओं, सब्जियों में, मात्र सब्जियां ही नहीं बड़ी होती, बच्चे भी बड़े होते हैं। 8-9 साल की उम्र में बेटियां वयस्क दिखने लगती हैं। बच्चे हार्मोन चेंज वही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कारण, वो जो लौकी पे लगा दिया, कभी कद्दू पे लगा दिया, कभी किसी और सब्जियों में लगा दिया, तो जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में मां बहनों को लेबर पेन के लिए लगाया जाता है, वही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है गायों के थन में लगा दिया जाता है। 25 पैसे का आता है मात्र लेबर पेन स्टैंड करने के लिए। 25 पैसे का ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गाय के थन में लगाया और वो ऑक्सीटोसिन दूध में मिलकर के आपके घर की चाय में आ गया। बेटियां पी रही हैं, बच्चे पी रहे हैं। उम्र से पहले ऐसी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन और दूध के कारण, सब्जी और फल और फ्रूट्स के कारण, दूध के कारण बच्ची 7-8 साल की उम्र में 12-14 साल की दिखने लगी। दिमाग कितना है? उतना ही है, छोटे से बच्चे जैसा। शरीर कैसा हो गया? बड़े बच्चे जैसा। पूछो, कभी बच्चों से पूछता हूं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। दिखता तो 9th जैसा है, पढ़ता 4th में है। माता पिता को बड़ी खुशी होती है, हमारा बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो गया। गुरुओं को बहुत दुख होता है कि उम्र से पहले क्यों बड़ा हो गया। आप गुरु के दर्द को नहीं देख सकते। दुनिया में जितने भी बेटियां हैं, हम उसको अपनी बच्ची समझते हैं, तब जाकर के उसके लिए उद्बोधन देते हैं। बंधु, आपकी बच्ची समझ के अगर मैं उद्बोधन देता तो शायद मैं उद्बोधन की उस भावनात्मक स्तर को छू नहीं पाता। आपको भी अपना समझता हूं, इसलिए भावनात्मक स्तर तक, वहां तक जाने के लिए, साथ में ले जाने के लिए प्रेरणा देता हूं। मीना और जूली दोनों लगातार उस स्कूल पर पढ़ती रही। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के चक्कर में, जैसा आज मॉडर्नाइज जमाना है, बेटियां वक्त से पहले बड़ी होती हैं, ये बात छिपी नहीं है। जब और भी चीजों में, मासिक धर्म संबंधी चीजों में दिक्कतें होती हैं, उस वक्त माता पिता चिंता करते हैं, अभी तो छोटी सी उम्र है महाराज, अभी से ये सब होने लगा, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। बहुत गंभीरता और जवाबदारी होती है। कई बार बच्चों को कुछ पता नहीं होता और बच्चे इस तरीके के मतलब समय को सरवाइव करते रहते हैं। अचानक पता चलता है। हमारे साथ भी जब ऐसी कभी घटनाएं होती हैं तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है बंधुओं, बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे साथ क्या होता है, मैं तो बहुत कुछ देखता रहता हूं। दर्द, सब चीज तो शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन दिखता मुझे तो सब है। गुरुदेव ने जब ये सब पूरा दृश्य देखा, समझा, अवलोकन किया, चिंतन किया, गंभीरता से उसकी तह तक गए, उसके बाद ज्ञानोदय प्रतिभा स्थली प्रतिभा विद्यापीठ स्थापित की,
जबलपुर में, डोंगरगढ़ में, इंदौर में, इन सब विद्यापीठों में गुरुदेव का एक मात्र चिंतन था। 500 ब्रह्मचारिणी बहनें पढ़ाती हैं, 500 अच्छे घरों की जवाबदार बेटियां इन 6 स्कूलों में पढ़ा करके अपना जीवन धन्य कर रही हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि यहां पर आने वाली बेटियों को ज्ञान शुद्ध मिले। वो जो अशुद्ध ज्ञान कार्मल कॉन्वेंट या कॉन्वेंट स्कूलों में दिया जाता है, उन स्कूलों में मिलने वाले ज्ञान से प्रतिभा स्थली से मिलने वाले ज्ञान में अंतर है। शुद्धि के साथ दिया गया ज्ञान, ज्ञान की शुद्धि, उसके बाद कुल की शुद्धि। पिता के वंशानुगत परंपराओं को कुल कहते हैं। पिता का खानदानी नाम चलता है ना, तो उसको कुल की शुद्धि कहते हैं। वो कुल की शुद्धि भी कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं रहती। एक माँ के विदेशों में कितने सारे बॉयफ्रेंड और पति और दुनिया भर की चीजें हैं, किससे कहां कौन किस भावनात्मक शक्ति के साथ संतानें पैदा हुई हैं, विदेशों में किसी को पता नहीं। इसीलिए उस स्कूल के अधिष्ठाता महोदय को फादर संज्ञा दे दी, या मदर कह दिया, या सिस्टर कह दिया। बहुत अजीब सा लगता है जब कॉन्वेंट स्कूलों विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों में किसी बच्चे के माता पिता रियल के वहां पहुंचते हैं, तो बच्चे उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमको पता है तुम्हारे पापा कौन है? हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे पापा कौन है। ये शब्द सुनकर के भारत की संस्कृति में तो दर्द पैदा नहीं होगा, लेकिन विदेशों में होता है। तब जाकर के जब विदेशों से वापस बच्चे यहां पर आए, माता पिता आकर के बोले महाराज स्कूल गया, बच्चे हमारा हाथ चूमने लगे, बोले, और हमारे बच्चे का चेहरा चूमने लगे। बोले तुमको कम से कम पता तो है कि तुम्हारे पिता कौन है? हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे पिता कौन है, इसलिए पढ़ाने वाले अधिष्ठाता को हम फादर कहते हैं। ऐसी तो फादर और मदर की व्यवस्थाएं हैं बंधु। वहां पे हमारा बच्चा, आपकी जवान बेटी भी स्कूल में पढ़ती होगी ना, जूली और मीना तो एक उदाहरण है मात्र। बेटियां बड़ी होती रही, पिता कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वो जमाना था जब हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आज तो हमारे पास ऑप्शन भी है। आज हमारे पास सब कुछ है कि हम अपनी बेटियों को ज्ञान की शुद्धि के साथ शिक्षा दें। आज से 100 साल पहले जो सोसाइटियल प्रॉब्लम्स थी, वो सोसाइटियल प्रॉब्लम आज नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी 100 साल पहले जो था, आज बदल गया। छोटी सी कौम के रहने वाले 50 लाख लोग हैं। इन 50 लाख लोगों में बेटियों की सुरक्षा के लिए गुरुदेव का ऐसा स्वस्थ और प्रौढ़ चिंतन था। गुरुदेव लगातार प्रतिभा स्थली पर काम करते रहे, बेटियों को, ब्रह्मचारिणी बहनों को, शिक्षिकाओं को समझाते रहे कि जो भी बेटी यहां पर आएगी उसके ज्ञान की शुद्धि स्थापित करना आपका पहला कर्तव्य है। कुल की शुद्धि के बारे में बताना यह उसका कर्तव्य है कि अपने पिता का गौरव जैसे ब्राह्मी और सुंदरी ने बचा के रखा था, बना के रखा था, ऐसे तुमको भी अपने पिता का कुल का गौरव बचा के, बना के रखना है, उसको बढ़ाना है। यह संवाद स्कूल में प्रवेश लेते साथ ही 4th क्लास की बच्चियों को धीरे धीरे रोज समझाए जाते हैं। धीरे धीरे उन बेटियों के अंदर अपने कुल की गरिमा का तेज पैदा होता है। यही शुद्धियां जो आज ज्ञान की शुद्धि है, कल ज्ञान शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा। फूल है तो फल लगेगा। इसी ज्ञान की शुद्धि ये कल ज्ञान की शक्ति में परिवर्तित होगी। यही कुल की शुद्धि कल कुल की शक्ति में परिवर्तित होगी। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु। ये 8 वस्तुएं, इनकी शुद्धि प्रत्येक जीवन में होना चाहिए। ज्ञान की शुद्धि, कुल की शुद्धि, ज्ञानम पूजाम, पूजा की शुद्धि। पूजा की शुद्धि भी बड़ा अजीब सा शब्द है। महाराज पूजा में भी कोई शुद्धि होती है ना। पूजा की शुद्धि कैसी है कि अभी जो आप प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वहां पूजा शब्द का अर्थ लिखा शास्त्रकारों ने, पूजा सत्कार प्रशंसा रूपा। प्रशंसा और सत्कार को वहां पर पूजा किया है। जब जैसे यहां पर कोई दान दाता सामने आता है तो उसका कमेटी सत्कार करती है। वो सत्कार कह दो, पूजा कह दो या प्रशंसा कह दो,
एकार्थवाची है। जब कभी भी आपको प्रशंसा मिलती है तो झूठी मिलती है कि सच्ची मिलती है? घर से बाहर जब कभी भी आपका सम्मान किया जाता है, क्या आपके सत्य आधारित होता है कि झूठ पर? भैया न पूज हैं तो काम न बिगड़ जाए, पूजो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, इन राजनेताओं में से आधे राजनेता ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े राजनेता के साथ साथ बहुत बड़े बड़े दादा भी हैं। ये फोटो मिलेगी हाथ जोड़ते हुए, नमस्कार। पता चला कि अगर इनको वोट नहीं डाला तो इनने हमारी बोटी नोच ली। फिर क्या किया? हमारे मकान उखाड़ के फेंक दिए, जेसीबी चलवा दी, उनके गुंडे आ गए, कहीं गुर्गे आकर के कुछ काम कर गए, बहुत लफड़े हैं। हमने सब देखा। राजनीति में पैठ बनाने वाले 50% लोग ऐसे दादा भी होंगे और नेता भी होंगे। तो उनको जो सम्मान मिलता है वो शुद्ध सम्मान है कि अशुद्ध? देना मजबूरी है, नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ आदमी, कुछ लोग होते हैं ना, ज्यादा बकबक करते हैं, बहुत ज्यादा गंदे गंदे अपशब्द बोलते हैं। उनको भी नीतिकारों ने कहा, भैया दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम। पहले ऐसा आदमी जो ज्यादा बकबक करता है उसको बुलाओ, उसको भी सम्मान दे दो। भैया चुप रहो। जैसे बंदरों को पहले अर्घ चढ़ा देते हैं ना, ऐसे ही अर्घ चढ़ाने पड़ते हैं कई लोगों को। ये भी जीवन है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपके ज्ञान की शुद्धि आवश्यक है, ऐसे बच्चों को सिखाना कि झूठी प्रशंसा लेकर के बढ़ने वाले कभी बढ़ नहीं पाएंगे। झूठी प्रशंसा वाले प्रशंसा सुन करके फूल तो सकते हैं लेकिन फैल नहीं सकते। फैलने वालों को सच्ची प्रशंसा चाहिए। आपके घर के अंदर का बच्चा भी, अगर आप उसकी वक्त पर सही प्रशंसा करते हैं, एक क्वेश्चन सही सॉल्व किया, सही प्रशंसा कर दो, अरे वाह तुमने तो अच्छे से सॉल्व कर दिया। चाय का कप पीने के बाद, चाय अगर मान लीजिए कप प्लेट धो दिए, छोटी सी बात की प्रशंसा करो, बच्चा खिल करके 4 गुना हो जाता है। लेकिन घर के अंदर प्रशंसा का माहौल नहीं होता। कैसे हो? जे गधा से कछु ना हुई है, यही प्रशंसा है। फिर वो कहता है हम गधा और तुम हमारे बाप, तो तुम बड़े वाले गधे हो गए। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। जब घर के अंदर मम्मी पापा कहें जो गधा है, गधी है, तो बोले तुम हमारे बाप, तो इसका मतलब हम छोटे वाले तुम बड़े वाले। घर के अंदर प्रशंसा नहीं मिलती। एक भी व्यक्ति कोई ऐसा मुझे बताए कि उसने घर के अंदर कोई अच्छा काम किया हो और घर के अंदर के रहने वाले 4 के 4 लोगों ने कहा हो आज तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। मिलता नहीं महाराज। ये प्रशंसा नहीं मिलने के कारण भी डाइवर्सन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छे कार्यों में तुरंत फीडबैक बेहतरीन दीजिए। छोटा सा बच्चा है, तोतली भाषा में कुछ भी गाया, कुछ भी सुनाया, क्लैपिंग करना अपना काम है। ताली नहीं बजाएंगे तो उसका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो अगली बार वो बढ़ नहीं पाएगा। तुरंत ताली बजाते हैं, अच्छा है खराब है बात की बात है, तुमने साहस दिखाया ये बहुत बड़ी बात थी। 4 के बीच में हमारे बच्चे ने नमो हरियंताणम भी थोड़ी टूटी भाषा में भी बोला, ताली बजा के प्रशंसा कर दी, बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये प्रशंसा इंसान को भगवान बनाती है, ध्यान रखना बंधु, घर के अंदर नहीं मिलती। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ आपको झूठी प्रशंसा से बच्चियों को बचना सिखाता है। झूठी प्रशंसा जवानी में बहुत काम आती है, जब शुरुआत में सिखा दी जाए कि किसी भी झूठी प्रशंसा में नहीं फंसना, तो बाहर दुनिया भर में फीकने बीच जो ये घूमने वाले सांड बैल होते हैं, इन सब से झूठी प्रशंसाओं से वे बेटियां चुपचाप बच करके बाहर निकल आती हैं। दीदी हमको शुरुआत से सिखाती आई, बेटा झूठी प्रशंसा में फंसना नहीं। आचार्य संबंधवत गुरुदेव बोल रहे हैं, ज्ञान का शुद्धिकरण, प्रशंसा पूजा सत्कार का शुद्धिकरण, कुल का शुद्धिकरण, उसके बाद एक और शब्द दे दिया जाति का शुद्धिकरण। जाति का शुद्धिकरण भी बड़ी गहराई वाला शब्द है बंधु। मां की परंपराओं को जाति कहते हैं। बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, उससे भी बड़ी गाली होती है जब कोई आपसे कह दे तुम्हारी तो जाति खराब है।
जब किसी ने कह दिया तुम्हारी जात खराब है, सीधा सीधा आपकी मां के ऊपर हस्तक्षेप आ जाता है। ये बोलने के अपने अपने तरीके हैं संसारी प्राणियों के। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव ने वहां पर उस शब्द को कहा। यहां गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली की 500 शिक्षिकाओं को इस बात की शिक्षा दी कि बेटियां यहां पर आएंगी तो उनको जाति की शुद्धिकरण की भी व्यवस्थाएं बता के रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का वो जो चेतक है, जिसने झांसी के किले से महारानी लक्ष्मीबाई को पार करा दिया था, कभी आप उस किले में उस स्थान पर जाकर के खड़े होकर के देखना कि चेतक कहां से कूदा था। अगर आज भी चेतक का शुद्ध वंश होता तो चेतक के एक घोड़े की कीमत क्या होती, आप बताइए। विदेशों में जो घोड़े मिलते हैं और आपके यहां जो रोड में घोड़े मिलते हैं, बहुत अंतर है। शुद्ध नस्ल का जो घोड़ा विदेशों में होता है, एक एक घोड़े की कीमत 16-16 करोड़ रुपए होती है। क्या है, इसके जेनेटिकल चेंजेस नहीं हुए हैं, इसकी जाति की और कुल की शुद्धता बनी हुई है। एक घोड़े की कीमत 16 करोड़ रुपए। घर बेच भी दोगे तो घोड़े को पा नहीं पाओगे। ऐसा उतुंग दिखता है, चमकीला दिखता है, फुरैरा दिखता है, हिनहिनाता है, बैठने वाले को अलग सुकून मिलता है। जाति की शुद्धि मायने रखती है। यहां पर ये जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली वो मीना और जूली थी, ये धीरे से बड़ी होकर के कॉलेज पार कर गई। कॉलेज तक कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं तक पढ़ती रही। घुटने से 4 इंच 8 इंच ऊपर का स्कर्ट पहन करके 12वीं क्लास तक जाना और माता पिता का देखते रहना विदाउट लेगी, बड़ा अजीब सा लगता था पिता को। लेकिन फिर भी क्योंकि अच्छा स्कूल नहीं था तो पढ़ा दिया। कॉलेज में पहुंची मीना और जूली दोनों, और उसके बाद जब बड़ी अच्छी एजुकेशन, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल करके जब वो बोलती, पिता को सुकून तो मिलता कि चलो बच्चे को अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा तो माध्यम मात्र है अपनी संवाद को यहां से वहां ट्रांसफर करने का। चीन में चले जाइए, अंग्रेजी की किताब नहीं मिलेगी। जितने भी बुक स्टोर्स हैं सब में चाइनीज भाषा चल रही है। आप अरब कंट्रीज में चले जाइए, सब यहूदी में पढ़ा रहा है। इजराइल की अपनी हिब्रू भाषा है। भारत ही है एक खिचड़ी वाला कौवा, कहीं अंग्रेजी, कहीं हिंदी, कहीं कुछ मिक्स भाषाएं हैं। उसमें भी टॉप मोस्ट लेवल पर जाना हो तो अंग्रेजी टू बी मस्ट कंपलसरी। ये तो गुरुदेव की कृपा है कि यूपीएससी के एग्जाम में उन्होंने अंग्रेजी की बाध्यता नष्ट करके हिंदी को प्रस्तावित करके पास करा दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं टैलेंटेड जिनको भाषा माध्यम है, भाषा नहीं आती अंग्रेजी, हिंदी आती है, दिमाग बहुत तेज है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाते थे बच्चे, क्या अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। वो भाषा की बाध्यता खत्म हुई और हिंदी भाषा से यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करने वाले बच्चे जैसे खड़े हुए, आपको आश्चर्य लगेगा। सामान्य परिवारों के 55% बच्चों का यूपीएससी में सिलेक्शन होने लगा, प्रशासन में चले गए। भाषा बदलने का कमाल। आपकी भोपाल के अंदर एक बीएमएस का कॉलेज था, आज भी है वो। उनके जो एचओडी थे, वो एचओडी महाशय गुरुदेव के पास 2016 में पधारे। उन्होंने बहुत अच्छा संवाद रखा बीच में। उन्होंने कहा, महाराज हम बीएमएस का कॉलेज चलाते हैं, सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड, पूरी ईमानदारी के साथ जब मैं पढ़ा रहा था पिछले 5 सालों से, 5 सालों तक पढ़ाते पढ़ाते देखता था मैं अपना 100% देता हूं, बच्चे उसका सिर्फ 46% निकाल पाते हैं। सोचता था 100 रुपए देता हूं, 46 रुपए वापिस मिलता है, बाकी 54 रुपए कहां चला जाता है। बहुत चिंतन करने के बाद बीएमएस कॉलेज के डीन ने गुरुदेव से 2016 में यहीं पर कहा, मैं उपस्थित था वहीं पर गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा, महाराज 5 साल तक समझ नहीं पाए इस बात को। उसके बाद जब बात समझी तो समझ में आया कि अंग्रेजी में सब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। माध्यम अंग्रेजी से हिंदी भी कर दिया महाराज जी। हिंदी माध्यम करने का परिणाम निकला कि बीएमएस कॉलेज से पढ़ने वाले, पढ़ करके पास होने वालों की संख्या 91% हो गई। भाषा का बदलाव कैसा जंप मारता है। आज हमारे घर की बेटी बोलती है 67 लिखते नहीं बनता, 67 चाहिए,
2 बन जा 2 तो जानती है, लेकिन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। ये पहाड़ा नहीं पढ़ा बेटियों ने, बचपन में मौखिक करा दिया, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। ऐसा तिगुना दुगना जो करते 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 जो है मल्टीप्लाई करने का कौशल 17 तक तो हम ही सीख करके आ गए थे। पिताजी लोग तो और आगे का जानते थे। आज के बच्चों से बोलो ऐसा पढ़ के दिखाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सॉरी सर, हमसे नहीं बनता, हमारे टीचर ने हमको नहीं सिखाया। ऐसे प्यार से बोल करके छोड़ दिया, भाषा का विज्ञान खत्म कर दिया। बात को गंभीरता से लीजिएगा बंधुओं। जब जूली और मीना बड़ी हो गई और कॉलेज पे पहुंच गई, कॉलेज में पहुंचने के बाद सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अंग्रेजी माध्यम, अच्छी पढ़ाई लिखाई, पापा का सपोर्ट, बेटी पापा की परी कहां गई। पापा से बोला जूली और मीना ने, हमारी जॉब लग गई है। जॉब नहीं कराना बेटा, अपने घर में तो पैसा बहुत है। जॉब नहीं कराना था तो पढ़ाया क्यों? क्वेश्चन खड़ा होता है। पूछते हैं बच्चे, जवान घर के, बड़े घर के, जिनके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी खड़ी, घोड़ा खड़ी, बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ा, मकान अच्छा खड़ा, दुकान अच्छी चलती, बेटी को MBA करा दिया, बेटी बोलती पढ़ाया है तो जॉब कराओ। 2 साल के जॉब के लिए जूली और मीना दोनों गई और वहां पर फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? जूली और मीना ने एक का सत्तम कंपनी में वो हो गया था कैंपस सिलेक्शन। ऐसी स्कूल से, ऐसे कॉलेज से पढ़ेंगे 100% कैंपस सिलेक्शन महाराज जी। जॉब मिलना टू बी मस्ट गारंटेड, मिलेगा मिलेगा। ऐसे स्कूल हैं भारत के, बच्चे वहां से निकालिए आप, बस आपके बच्चे को 20 लाख का, 15 लाख का, 20-30 लाख का पैकेज मिलेगा। मीना और जूली दोनों चली गई, पैकेज अच्छा लग गया। लगने के बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस, पिता से फोन करके कहती है मुझे शादी करनी है। पिता भी बोलते हैं बेटा करनी तो है, हमको भी तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं तुम 24 साल की हो गई हो, शादी करनी है। पहले जो मदरहुड के जो प्रॉब्लम्स होती थी वो 12-14 साल की होती थी, आजकल मदरहुड के प्रॉब्लम्स 28-30 साल की हो गई। पहले बाल विवाह होते थे, अब लेट विवाह होते हैं। 28-30 साल तक, 29 साल में बच्ची मंगली को सहारा लेते रहे थे। क्या बोले थे? मंगली है महाराज, बस एक शादी के चक्कर में कुंडली मिलान है, बाकी कोई में कुंडली मिलान नहीं। जैन समाज का व्यक्ति कभी किसी की कुंडली नहीं उठाता। बेटी की शादी होती है सबसे पहले कुंडली देखता है, जबकि एडमिशन कराते वक्त भी कुंडली देख लेते, विदेश भेजते वक्त कुंडली देख लेते, दूसरे के साथ बुलेट में फटफटी में बैठा करके भेजते वक्त कुंडली देख लेते। इसका नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा, इसके साथ भेजेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ शादी के वक्त कुंडली। कुंडली को सांप बिटिया के मुंह में कुंडली मार के बैठ गया। अब वो सांप बिटिया को ऐसो देखा था, बिटिया हमारी 31 साल की हो गई, कुंडली मंगली नहीं मिल रहा महाराज, कैसे ब्याह कर दे, मोड़ी मर्जे है, विधवा हो जाए है, भारी आफत है। थोड़ा बहुत देखते तो फिर भी ठीक था। अरे मिलाओ, आज की डेट में ब्लड रिलेशन मिलाओ, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करा के देखो कि BDRL पॉजिटिव तो नहीं है, बच्चे का और बेटी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है कि B पॉजिटिव है, उसका 6 सेंस मिलाई देता है कि नहीं मिलता है, पेशेंस लेबर कैसा है, टॉलरिंग कैपेसिटी कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं, ये बाहर की आउटडोरिंग चीज को मिलाइए। कुंडली मोड़ी हमारी 29 साल की हो गई कुंडली के चक्कर में। महाराज आशीर्वाद दो, कचू हो जाए का हो जाए। माँ बाप खुद ही अपनी बिटिया की कुंडली में कुंडली मार के बैठे हैं। बिटिया की कमाई खाबे में माता पिता को मजा आने लगो। हे, पिछले महीने तुमने 1.5 लाख दे थी, बार 80,000 दे, पूरे 1.5 लाख दो। ये भी बच्चों को नौकर बना दिया, कहीं कहीं, कहीं कहीं तो इज्जतदार बनाया, लेकिन ये ग्लोबल एंड सोशल प्रॉब्लम है। जब मीना और जूली दोनों को जॉब लग गया, और जॉब लगने के बाद जब मीना ने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं, पिता शुरुआत में समझ नहीं पाए। एक दिन लड़के का फोटो भेजा तो लड़का बड़ा स्मार्ट दिख रहा था,
और स्मार्ट लड़का दिखने के कारण पिता ने सोचा शायद इसको पसंद करती होगी, बात कर लेते हैं, अपने ही कुल का अपनी ही जाति का होगा। बाद में पता चला कि मीना धीरे से सबीना बन गई। क्या बन गई? मीना सबीना। आगे चल के नाम चेंज करा लिया। जूली ने भी पापा की कम नाक नहीं काटी, जूली भी धीरे से जूलियट हो गई। जिसके बारे में सोचा था कि ये कभी मीना मीना बनेगी, घर से हाथ का मीना बन के रहेगी, वो मीना सबीना बन गई, जूली जूलियट बन गई। बंधुओं, आपके घर की भी कई बेटियां ऐसी हैं जो मीना से सबीना बनने की तैयारी पर हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो जूली से जूलियट बनने की तैयारी पर हैं। आपको पता हो या नहीं पता हो, विनम्र सागर को तो सब पता है, सब दिखता है मुझे। इसलिए मैंने कहा ना, संवाद में सूत्रधार का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में घटा के सत्य को देखेंगे तो आप उसकी गंभीरता और गहराई तक जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि एक अच्छे विद्यालय की कितनी बड़ी कीमत होती है। वो विद्यालय की कीमत गुरुदेव ने खड़ी करी। गुरुदेव ने कहा कि यहां पर आने वाली बेटियां, आज 7,000 से ऊपर बेटियां 5 स्कूलों में पढ़ रही हैं। अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, जबकि मेरा वहां कोई संबंध नहीं है, कि कम से कम 500 ब्रह्मचारिणी बहन ने 7,000 बेटियों को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कुल, शुद्ध पूजा, शुद्ध जाति का एक उपदेश देकर के समर्थ होकर के खड़ी कर रही हैं। नाली के पानी से सींच रहे हैं आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को। वहां बारिश और गुरुदेव के शब्दों की वाणी से आपकी बेटियों को बढ़ाया और उठाया जा रहा है। सौभाग्य है धरती पर गुरुदेव देह परिवर्तन करने से पहले ऐसा महान शिक्षा का मंदिर 1 2 नहीं 5 7 छोड़ करके गए, और अभी नए आचार्य भगवंत से और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ऐसे और भी नए शिक्षा के केंद्र नए आचार्य परमेष्ठी की कृपा से आगे भी खुलते रहेंगे। बंधु, इसमें कोई शंका ही नहीं है कि जैसे गुरुदेव ने शासन सुरक्षित रखा शुद्ध शिक्षा देकर के, हमारे नए आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से निकट भविष्य में शीघ्र ही नई प्रतिभा स्थलियों का फिर निर्माण कार्य चालू होगा। जाति क्या खेल करती है, एक बार जवान बेटियों को भी देखना चाहिए। जाति का खेल क्या है? जैसे शुद्ध जाति का चेतक मिल जाए, रॉयल ब्लड वाले मिल जाएं। कभी अमेरिका में जाकर के देखिएगा, लंदन वगैरह में रॉयल ब्लड लेकर के, एक रॉयल ब्लड वाली कौम पूरी अलग है जिसमें वर्ण संकर नहीं हुआ है, और दूसरी एक कौम अलग है जिसमें वर्ण की संकरता हो गई। तो वर्ण संकर के बिना, जैसे आजकल के जो पढ़े लिखे जवान बच्चे का आर्गूमेंट देते हैं, बड़ा गजब का आर्गूमेंट देते हैं, सिविलाइजेशन का जमाना है, फालतू की बातें हैं ये सब, ऐसा मुंह बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद बोलेंगे सब एक है, ह्यूमन बीइंग है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा प्यार से बोलेंगे। यू डोंट नो एवरीथिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, प्लीज साइलेंस, वी वांट टू रिलैक्स, वी वांट टू लर्न। जब ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि क्या बोल रहा है, सुन तो लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग को जानना चाहिए। उसी बच्चियों को ये बात सीखनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। बेटियां आर्गुमेंट करती हैं, माता पिता को क्या समझाती हैं, हम उसको जैन बना लेंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वो अपना धर्म छोड़ करके आपके धर्म को स्वीकार कर लेगा। ये बच्चियों के मन के अंदर बिल्कुल सहज भाव रहता है, आप लोगों के अंदर भी रहता होगा। बच्चियों को उपदेश सुनाइएगा बंधुओं, काम आएगा जीवन में। आज तो बोल के छोड़ दूंगा, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, कभी वक्त पड़े तो सुनाइएगा। बच्चियां आर्गुमेंट करती हैं, बच्चियां कहती हैं कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं किसी भी दूसरी समाज का हो, किसी भी समाज का, वो कोई भी हो, अच्छा है, ये है, वो है। बच्ची का पहला आर्गुमेंट है वो उसने नॉनवेज छोड़ दिया है, वो रोज हमारे साथ मंदिर जा रहा है, 3 साल से हम रोज उसको मंदिर लेकर के जाते हैं। आप जैसा बोलेंगे वो वैसा करने लगेगा, वो अपने माता पिता को भी छोड़ देगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा। ये आर्गुमेंट सबसे पहले खड़ा करती हैं बेटियां, समझाती हैं कि हम उस आदमी को बदल देंगे। फिर दूसरा सहारा लेती हैं, जैसे चेलना ने राजा सैनिक को बदल दिया। अच्छा तो तुम चेलना हो, तुम्हारे सतीत्व के ऊपर एक प्रश्न मंच खड़ा करें, पता चल जाएगा।
चेलना, सीता, द्रौपदी ऐसी महिलाएं थी बंधुओं। उस सीता ने कह दिया था स्वप्न में भी अपने राम के अलावा किसी को देखा हो तो ये अग्नि मुझे जला दे। यही अगर दिव्य परीक्षा तुम्हारी कर ली जाए तो आंच से जल जे हो, वो में पैर रखना तो दूर की बात है। दिमाग में कितने राम जीवन में आए हैं अपने आप सोचिएगा, फिर चेलना से अपनी तुलना करिएगा। पौराणिक ग्रंथों का सहारा लेती हैं बेटियां, लेकिन बेटियों को बताना पड़ेगा इस बात को कि आपके कहने पर वो मंदिर जा सकता है, आपके कहने पर वो पूजा कर सकता है, आपके कहने पर वो नॉनवेज छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जाति का दुर्गुण नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु, ये 8 शुद्धियां भी हैं, ये 8 शक्तियां भी हैं। जाति की अशुद्धि क्या होती है? किसी भी अदर कास्ट के व्यक्ति से हमने विवाह कर लिया, बेटी का विवाह करा दिया, हमने 2-4 विवाह तो देखे, शर्म आ गई। अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले लोगों ने बकायदा कार्ड देकर के लव मैरिज को अरेंज मैरिज कराई, और लोग, आप लोग खा करके भी आए माल मसील। अरे महाराज अब तो चलता है, कोई भी शहर हो आपके लिए चलता होगा, लेकिन संवाद के विरोध में शब्द खड़ा करना ये मेरा अधिकार है। मुझे कहा गया है कि समाज एक तरफा बहाव में बहे तो उसके बहाव में विनम्र तुम भी मत बह जाना। वक्त वक्त पर समाज को चेताते समझाते रहना, उसके बाद भी डूब जाए तो अभागे हैं वो लोग, एक तो जिनको ये सब मिला नहीं, और फिर अभागे हैं उनसे बड़े कि मिल करके भी वो उसको समझ पाए नहीं। बताने का कर्तव्य है, हम बताएंगे कि आपके कहने पर वे लड़के धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन जाति के दुर्गुण को नहीं छोड़ सकते। पौराणिक ग्रंथों में एक उदाहरण आता है बंधु, एक शूद्र कुल का व्यक्ति था, और उस समय वेद वेदांगों को सिर्फ ब्राह्मणों को देने की व्यवस्थाएं थी। लिखा था कि ब्राह्मण के अलावा किसी को भी वेद की ऋचाएं ना सुनाई जाए, ना बताई जाए, और ऐसा ही होता था। उस शूद्र कुल के व्यक्ति के अंदर यह भाव खड़ा हुआ कि हम एक बार देखें तो कि वेदों में क्या लिखा है। तो झूठ का सहारा लेकर के और किसी गुरु के आश्रम में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद अच्छे से वेद पढ़ लिए, गुरु कभी भाप नहीं पाए कि ये शूद्र है कि ब्राह्मण। गुरु ने उसको पूरा वेद पढ़ा दिया, और क्षयोपशम के कारण वो पूरा का पूरा वेद पढ़ भी गया, सब याद कर ली ऋचाएं, और फिर वहां से दूर जाकर के अन्य राज्य में जाकर के खड़ा हुआ। वहां पर राजा के पास जाकर के शास्त्रार्थ के लिए खड़ा हो गया। राजा से कहता है शास्त्रार्थ करना है तो हमसे कराइए। राजा भी उसका शास्त्रार्थ देखे तो देख करके दंग रह गए। दंग रह करके राजा सोचते हैं इतना अच्छा, सुंदर, सुशील और ब्रह्म को जानने वाला इस धरती पर दूसरा नहीं हो सकता, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दूं। सोचो, राजा के मन के अंदर ऐसे भाव आ गए कि अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दूं, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजा ने अपनी कन्या का विवाह, छत्राणी थी, ब्राह्मण समझ करके उसके साथ कर दिया कि छत्राणी है, ये ब्राह्मण है, इसका ज्ञान अच्छा है, इसका शौर्य अच्छा है, दोनों मिलेंगे, अच्छी संतान होगी और मिल करके एक योग्य पुत्र पैदा होगा। जैसे ही उसका विवाह हुआ, वो जाति का तो कुछ था ना, क्या था वो जाति का? शूद्र था, शूद्र ही रहा। अच्छा ब्रह्म ज्ञान आ गया। राजा ने बेटी की शादी उसके साथ कर दी। साथ करने के बाद वो बेटी जब अपने शयन कक्ष में गई और बार बार पैर पड़ करके बोलती कि आप जैसा सुयोग ब्रह्म को जानने वाला मुझे मिला, मेरा सौभाग्य है। 2, 4, 5 दिन तो ठीक रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब उस किम पुरुष ने, उस नीच कुल के व्यक्ति ने तरह तरह की नाना शारीरिक चेष्टाएं करना शुरू करी, उस वक्त बार बार उस छत्राणी को शंका होती थी कि अच्छे कुलों के लोग इस तरीके की शारीरिक चेष्टाएं नहीं करते, इस तरीके के दुरापराध शरीर के साथ अपनी स्त्री के साथ भी नहीं करते। वो विशेष प्रकार के दुरापराध के साथ स्त्री को स्पर्श करता था। छत्राणी का दिमाग खराब हो गया। छत्राणी को शंका पैदा हो गई कि ये ब्राह्मण भी है कि नहीं। और वही हुआ, जिस गांव से वो आया था उसी गांव का एक और व्यक्ति धीरे धीरे उस नगर में पहुंच गया। घोड़े से ये निकल रहे थे तो देख करके पहचान लिया, जो तो हमारे गांव को कल्लू आए।
जो कल्लू घोड़ा में घूम रहा हो, अब क्या करें? जैसे बोला कल्लू, तो वो राजा तो पलट गया, था तो वो कल्लू ही, वो कभी गोरा था ही नहीं। पलटा तो इसको देख लिया, दोनों ने मिला तो वो समझ गया कि ये मुझे देख लिया है, जान लिया है, अभी ये मेरी पोल खोल देगा। अच्छे हीरे मोती जवाहरात कपड़ा दे करके राज भवन में उसको अपना मामा कह करके रख लिया उस ब्राह्मण ने कि हमारे मामा है, लेकिन इनका मौन है, ये बोलते नहीं है। छत्राणी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है महाराज? वही गड़बड़ है जो छत्राणी को लगता था कि रात के अंधेरे में मेरा पति मेरे साथ जैसी शारीरिक चेष्टाएं करता है, ऐसा उच्च कुल का व्यक्ति कर नहीं सकता। उस छत्राणी ने हीरे से भरी हुई थैली उस दूसरे पुरुष को देकर के कही, सही बताओ, ये जो तुम्हारा भांजा है ये कौन है? सही में तुम्हारा भांजा है? हीरे चमचमाते हीरे देख करके वो व्यक्ति कहता है, ये हमारा भांजा अंजा नहीं है, ये हमारे गांव का कल्लू है, इसके घर के सामने सुअर पलते थे। ऐसा? हाँ, ये चुपके से जा करके 12 साल तक वेद पढ़ के आया और फिर आकर के यहाँ पर इसका तो वैभव ही बदल गया। हम देख करके आश्चर्यचकित हैं। छत्राणी को तुरंत समझ में आया कि कहीं पे गलती हो गई है। आदमी धर्म परिवर्तन कर सकता है लेकिन अपनी जाति की दुर्गुणताओं को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही उस कन्या को यह बात समझ में आई कि ये वो ही है जो नहीं होना चाहिए था, रात्रि के समय पर जैसे ही वो पुरुष कमरे के अंदर प्रवेश करता है, छत्राणी होकर के उसने कटार निकाल दी। कटार निकाल करके कहती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पेट पे छाती पे भोंक दूंगी। आगम ग्रंथों में एक कथानक है, कभी पढ़िएगा, जाति की कुल की शुद्धि को लेकर के। दुनिया भर की चीजें तो देखते हैं, ये भी देखिएगा। वो कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी कटार छाती पर भोंक दूंगी। वो डर गया और डर करके कहता है, जब तक तुम ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे थे तब तक तो ठीक है, आज तुम्हारी जात के बारे में मुझे पता चल गया है, आज के बाद मेरा तुम्हारा संबंध नहीं होगा। वो छत्राणी ने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया, क्या सोच करके कि दूसरे पुरुष के ऊपर अपने शरीर का स्पर्शन करने नहीं दूंगी, और उस पुरुष को भी भगा करके दूर कर दिया और अपने छात्र धर्म की रक्षा करी। आज हम जो ये आर्गुमेंट करते हैं, हम उसको धार्मिकता सिखा देंगे, धार्मिक बना देंगे। आप उसको धार्मिक वास्तव में बना देंगे। बाहर के धर्म परिवर्तन से और अंदर के गोत्र परिवर्तन में बहुत अंतर होता है बंधु। ये आज की जवान बेटियों को ये बात, ये संवाद सिखाना होगा कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जातिगत दुर्गुण, जातिगत दुर्बलताएं, जातिगत सोच, जातिगत व्यवहार, जातिगत व्यवस्थाओं को हम बदल नहीं सकते। आप चाहे किसी भी कुल में शादी कर लीजिएगा, ये जाति अपने आप में बहुत मायने रखती है। पूज्य गुरुदेव ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रथम स्थली में आज 7000 बच्चियों को अनंत की यात्रा में जाने के बाद भी उस जाति की शुद्धता की ओर दृष्टिपात करा रहे हैं। बार बार बेटियों को समझाया जा रहा है कि जाति की शुद्धता बना करके रखना है, यही जाति की शुद्धता आगे चल करके जाति की शक्ति बनेगी। हम नागपुर में थे, लाड़ समाज है बंधुओं, आपके साथ हो सकता है भोपाल में भी लाड़ समाज के लोग रहते हों। उनके यहाँ जाति की ऐसी गजब की शुद्धता है, जितने भी संबंध होते हैं लाड़ के सिर्फ लाड़ में होते हैं। यहाँ मोहल्ले की बेटी है, मोहल्ले में दे करके वहीं पे फूफा है, यहीं पे मामा है, यहीं पे बुआ है, यहीं पे ताऊ है, यहीं पे जीजा है, पूरा लाड़ पूरा बसा लिया उन लोगों ने। और लाड़पुरे में पूरे के पूरे लाड़पुरे में बेटियों की गोत्र शुद्धि, जाति की शुद्धि, कुल की शुद्धि बचा करके रखी। और हम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले कुल की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि, पूजा की शुद्धि, जाति की शुद्धि, इस तरफ कभी हमने दिमाग भी नहीं दिया। आप कह सकते हैं महाराज आज तक किसी ने हमको ऐसा उपदेश ही नहीं दिया, बताया ही नहीं, सिखाया नहीं कि ये शुद्धता भी परिवार के अंदर देना आवश्यक है। लेकिन अगर ये संवाद आज आप सबके सम्मुख है, ये संवाद अगर आज सब सुन रहे हैं, बागीदौरा भी एक गांव है बंधुओं राजस्थान में, बागीदौरा में एक भी बेटी गांव से बाहर नहीं जाती। एक बार कुछ बच्चे जुड़े हैं, हमने उनसे पूछा बेटियां कैसे बाहर जाती हैं, बोला 1 नंबर बेटी होगी तो गांव में मोहल्ले में होगी, 1.5 नंबर बेटी होगी तो गांव में होगी, मोहल्ले में नहीं होगी।
2 नंबर की बेटी होगी तभी जा करके उसको हम लोग गांव से बाहर करते महाराज, नहीं तो बागी दौरा तो बागी दौरा है। ऐसा गजब का बागी दौरा है कि एक अंडा तक उस पूरे बागी दौरा में नहीं बिकता जैनियों के कारण। कितनी बड़ी बात है, पूरे सराउंडिंग एरिया में, पूरे बागी दौरा में एक भी मांस की दुकान, एक भी अंडे की दुकान नहीं दिखाई देगी। ऐसा माहौल बना के रखा है, शासन की ऐसी गजब की प्रभावना करके रखी है। अगर आपको यह संवाद समझ में आता हो कि हमको अपनी बेटियों को जाति की शुद्धि, कुल की शुद्धि, धर्म की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि, इसके साथ गोत्र की शुद्धि, अभी और भी कुछ शुद्धियां बाकी है। अगर कल मेरे पास समय रहा तो फिर बोलने का प्रयास करूंगा। आज चूंकि आपका समय 1 घंटा होने को आया, अतिरिक्त लेने पर आपको पीड़ा ना हो इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।